नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक देवेश्वर सर और बहुत डेवलपमेंट्स आई हुई हैं पाकिस्तान की साइड पे। पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के एक बहुत बड़े कमांडर जिनका नाम है अबू मूसा पूरा छाती चौड़ी कर कर पूरा क्रेडिट ले रहे कि हमने पहलगाम किया। इसीलिए यूएस और ईरान की जो वार्तालाप है, पीस टॉक्स है, वो इस्लामाबाद में हो रही है। सर, ओवर टू यू। Thank you. Thank you, Gayatri ji. Nice to be back on your show once again. माय प्लेजर सर। तो पाकिस्तान के साथ ये हमेशा यही होता है। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, डिनाई करते हैं कि कोई श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं है, हमें प्रूफ दीजिए, ये वो। और 2 साल के बाद उनका ही को जो जिसने किया होता है, इन दिस केस लश्कर, अब जैसे पहले जो पुलवामा हुआ था, जैश एडमिटेड, वो तो इमीडिएटली कर दिया था, बट ये आफ्टर 1 ईयर दिस हैज बीन एडमिटेड। वो क्रेडिट ले रहा है, इसी क्रेडिट ले रहा है कि पाकिस्तान जो 50 साल आगे निकल गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्शन जो कश्मीरियों ने किया है पहलगाम में, एंड द क्रेडिट दैट पाकिस्तान गॉट फॉर दैट कैट। अब यूएस और ईरान की जो टॉक्स हैं वो इस्लामाबाद में हो रही हैं और पाकिस्तान का सेंट्रल किरदार है जो ये टॉक्स करवा रहा है। तो ये सब कश्मीरियों के सैक्रिफाइसेस की वजह से हुआ है एंड बिकॉज ऑफ पहलगाम। नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जब आती है तो यू रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस, दैट वो क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया पहलगाम में। अब उसका क्रेडिट लेकर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये टॉक्स करवा रहा है। Now, how can Pakistan deny कि it was not involved? India was clear right from the beginning कि that Pahalgam has been done by Pakistan and therefore हमने वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च इमीडिएटली कर दिया था। पाकिस्तान प्रूफ मांगता रहा, बट नाउ द प्रूफ इज देयर, इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, इट्स अ स्मोकिंग गन। अब देखते हैं वेस्ट क्या करता है। अब ये डायरेक्टली आ गया है प्रूफ, अब ये देखना पड़ेगा कि वेस्ट इसके बारे में क्या करता है और क्या किस तरह की स्टेटमेंट देता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये लश्कर का आदमी है और इसकी स्टेटमेंट डायरेक्टली इसने दी है अपने ट्विटर अकाउंट से, और इट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी, इसको डिलीट भी नहीं की। तो आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू बी, इसी आप रिसेंट डेज में आप देखेंगे, आगे चल के बात करेंगे, देयर आर 2 अदर स्टेटमेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो पाकिस्तान में, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। बट ये तो क्लियर, हमें तो प्रूफ चाहिए नहीं कि दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, बट बाकियों के लिए हु हैव डाउट अबाउट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, उनके लिए इससे ज्यादा प्रूफ और क्या होगा, मेरी तो समझ से बाहर है। सर, वो बाकी की 2 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? और जब इस तरीके की ये लोग खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट कर रहे हैं तो व्हाई डजंट यूएन या फिर व्हाई डजंट यूएस, ये लोग तब एक्शन क्यों नहीं लेते उनके अगेंस्ट में? सी बिकॉज उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है। वो हमेशा जब व्हेन इट सूट्स देम, फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, फिर वो टेररिज्म की बात करेंगे। जब उनको सूट नहीं करता है तो फिर दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सो हमें ये फैसला करके चलना है कि हमें अपना डिफेंस और अपना केस खुद लड़ना है और अपना डिफेंस खुद करना है। कोई सपोर्ट करेगा वेल एंड गुड, नहीं करेगा, पर हमारा जो मकसद है, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम अपना मकसद पूरा करें अपनी कुव्वत के, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे। सर, बाकी की कौन सी स्टेटमेंट? बाकी की 2 स्टेटमेंट, एक तो मुशाहिद हुसैन ने स्टेटमेंट दी थी यूएई के बारे में, एट अ टाइम जब यूएई ने कहा था कि बेटा हमारे पैसे वापस करो। और दूसरी स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ की अबाउट इजराइल। तो ये सब स्टेटमेंट्स इकट्ठी आकर विद इन अ स्पेस ऑफ 2-3 days हैव कम। तो वी कैन डिस्कस देम नाउ या बाद में चल के डिस्कस करना चाहेंगे? सर, अभी करते हैं, बिकॉज वो फिर चेन ऑफ थॉट्स उसी डायरेक्शन में ही है। तो मुशाहिद हुसैन ने एक इंटरव्यू में जब ये निकला ना कि यूएई ने $3.5 बिलियन को बोला वापस करने के लिए,
और लोगों में बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान में कि क्या ये इस वक्त हमसे पैसे ले रहे हैं। तो मुशाहिद हुसैन ने कहा नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं है, वो बेचारे बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई है, ईरान ने की है, उनको भी पैसे चाहिए, तो हम एक बरादरी मुस्लिम नेशन होने की वजह से हम अपने उनके पैसे लौटा देते हैं। ये नहीं कि उन्होंने उनके पैसे हैं और ये पैसे कितने, एक तो $500 मिलियन तो 1997 से कर्जा लिया हुआ पाकिस्तान में, 30 साल हो गए पैसे नहीं लौटाए। फिर बाकी मेरे ख्याल 2013 या 14 में दिए थे। तो एंड एवरी ईयर दे वुड गो बेगिंग टू यूएई कि आप इसको रोल ओवर कर दो। तो यूएई इतने साल तो रोल ओवर करता रहा। फिर पिछले साल इसने कहा एक साल पे रोल ओवर नहीं करेंगे, एक एक महीना या दो दो महीने करके रोल ओवर करेंगे। और अब उन्होंने कहा है कि आप पैसे वापस कर दो। तो मुशाहिद हुसैन ने ये बड़ी स्टूपिड बात की कि वो बेचारे हेल्पलेस हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है। हालांकि यूएई को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, 3.5 अरब डॉलर तो उनके लिए चिल्लर, लिटरली लूज चेंज फॉर देम। फिर उसने एक और बात की, उसने यूएई को वॉर्न किया कि देखिए आप इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं तो आप होशियार है ना कि कहीं आप हिंदुस्तान का, अखंड भारत का हिस्सा ना बन जाएं। जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ वेज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इट जस्ट शोज उनको आग बड़ी लगी हुई है कि ये पैसे उनसे वापस करा रहे हैं एट अ टाइम जब उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर वेरी डेलिकेटली प्लेस्ड। जैसे अगर उनको आईएमएफ से लोन चाहिए, एक ट्रांश $1.2 बिलियन की उनको देनी है, आईएमएफ से उनको मिलनी है 1.2 या 1.7, उसके लिए मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए पाकिस्तान को। अगर ये $3.5 बिलियन यूएई को वापस कर देते हैं तो दे कम बिलो द थ्रेशोल्ड एंड देन द आईएमएफ विल से कि नाउ वी कांट गिव यू द लोन, जो ट्रांश हमने देनी है। सो सब लोग कह रहे थे यूएई को प्लीज आप उसको थोड़ी देर रुक जाइए, इसको रोल ओवर करिए। बट यूएई इज ऑब्वियसली वेरी अपसेट विद पाकिस्तान। अब यूएई ने उनके जो वर्कर्स हैं उनको भी वापस भेजना शुरू कर दिया है। सो दिस अच्छा, जो स्टेटमेंट, पाकिस्तानी लोग जो वहाँ काम करें उनको रवानगी कर दी है वापस। वीजा नहीं रिन्यू करा रहे। सो नेचुरली जब वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वापस जाना पड़ेगा, and remittances will also listen. So at a time like this, ये statement Mushahid Hussain का, and Mushahid Hussain has been a senator, he has also been a minister, ये PML का है। So it is a very stupid kind of a statement to make. People are quite shocked उसने कहा क्यों। अच्छा, फिर ख्वाजा आसिफ की कभी बायोग्राफी लिखनी चाहिए कि क्या क्या किस किस टाइम पर उसने क्या स्टूपिड कमेंट्स किए हैं। तो इस टाइम तो उसने ओवरबोर्ड ही चला गया। उसने ना इजराइल को इतनी बुरी तरह से उसको कहा है कि इट्स अ कैंसर स्टेट, इट्स एन इवल स्टेट एंड इट्स कमिटिंग जीनोसाइड। तो इजराइल से ठक रिप्लाई आ गया। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा बाय कॉलिंग अस अ कैंसर स्टेट ही इज इम्प्लाइंग दैट इजराइल शुड बी वाइप्ड आउट। और इतने सालों से जो इजराइल लड़ रहा है अगेंस्ट द अरब स्टेट्स, वो अपनी खुद मुख्तारी और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान से आवाज़ आई है कि यू आर कैंसर, एंड बेसिकली जो भी कैंसरस चीज़ होती है लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक अब पाकिस्तान भी इजराइल के निशाने पर आ जाएगा, अगर पहले से नहीं आया हुआ है, कि ये ऐसी स्टेट है जो हमारा खात्मा चाहती है और इसने हमें जेनोसाइड के को अक्यूज किया है। एंड अगर ख्वाजा आसिफ अक्टूबर की भी बात करता है ना, अक्टूबर 7 की जो अटैक्स हुए थे हमास के, देन एक थोड़ा बैलेंस्ड इट आउट। पर डायरेक्टली उसने सिर्फ पाकिस्तान को, जो इजराइल को सिर्फ अक्यूज किया है, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो आई है, एक जो लश्कर की, एक ख्वाजा आसिफ की और एक मुशाहिद हुसैन की, तीनों हैव कम एट अ टाइम। अगर इसको आप टोटालिटी में देखें तो आपको समझ जाएंगे कि किस तरह का देश है पाकिस्तान एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। तो यहाँ तो एक तरफ से वो कह रहा है कि मैं पीस मीडिएटर हूँ, मैं देखो मैंने लड़ाई रुकवा दी, मैंने 2 हफ्तों का सीज फायर करवा दिया और मैं दोनों को लाने आ रहा हूँ, इकट्ठे बिठाने
मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, और दूसरी तरफ इनके जो लोग हैं वो जिस तरह की स्टेटमेंट कर रहे हैं, व्हाट क्रेडिबिलिटी डज इट हैव लेफ्ट? सर आपको लगता है कि क्या इजराइल ईरान से तो निपटेगा? मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है अब। हाँ, बिल्कुल। उनके उनके रेडार पर तो आ गया है ना पाकिस्तान। अगर आप, क्योंकि इसने इसको कैंसरस स्टेट बोला है, और कैंसर को हमेशा खत्म ही करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इजराइल के रेडार पर है। सर अभी आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं, मैं पाकिस्तान पे फिर से आती हूँ। थोड़ा-सा साइड पे आना चाहूँगी कि यूएस ने अपना 5th फ्लीट मिसाइल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए पूरे लगाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यूएन क्लॉज़ जो हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस लॉ फॉर हाई सीज़, उसके हिसाब से वो स्ट्रेट को कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, वो रोक नहीं सकते हैं। तो उसी क्लॉज़ का सहारा लेते हुए नाउ दे वांट टू फोर्स इट ओपन। जी। बट जिस तरह यूएस ने बिहेव किया, अगर ये लॉ नहीं भी होती ना, सो आई थिंक दे वर डिटरमिन्ड कि दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज टू बी ओपन। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की सुबह की स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने कहा वेदर अग्रीमेंट हो या ना हो, हमने तो हॉर्मुज को खोल देना है। और दो आने उन्होंने माइन स्वीपर्स भी भेजे हैं इनटू वो कहते हैं, हालांकि ईरान कहता है कि कोई शिप नहीं आई, और कोई शिप आएगी भी हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर वो हमारी परमिशन से नहीं आई। तो यूएस कहता है कि उन्होंने 2 शिप्स भेजी हैं टू क्लियर द माइंस, और ईरान के पास कोई माइन स्वीपर अभी नहीं बची जो माइंस ले करेगी। सो दे आर फोर्सिंग द इशू। वो कह रहे हैं कि हम सारी दुनिया के लिए, इधर हमें तो ज़रूरत नहीं है स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज की, बट हम बाकी कंट्रीज के लिए ये करने लगे हैं कि जिनको जो यूज़ करते हैं, सो इट शुड बी टोटली ओपन। अब लेटेस्ट न्यूज़ मैंने देखी नहीं, शाम तक पता चलेगा कि हैव दे बीन एबल टू क्लियर द स्ट्रेट ऑफ द, या ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ है या क्या हुआ है। एंड दिस इज ऑल्सो जो जो बातचीत हुई है इस्लामाबाद में, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स, दैट इशू जो ईरान ने रेज किया है कि वी हैव फुल कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, ये अगर मान लेता है यूनाइटेड स्टेट, तो उनके लिए तो एक बहुत बुरी शिकस्त है, क्योंकि इस लड़ाई से पहले, फरवरी 28 से पहले, हॉर्मुज वॉज ओपन, ऑल शिप्स कुड कम एंड गो, इनोसेंट पैसेज जो कहते हैं, या ट्रांजिट पैसेज कहते हैं। अब लड़ाई के बाद, इतने पैसे खर्चने के बाद, अगर ईरान को कब्जा हो जाता है हॉर्मुज पे, तो अमेरिका ने कैसे कह सकता है कि इट हैज अचीव्ड विक्ट्री? तो इट इज अ डिफीट फॉर द यूएस। तो यूएस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले एंड ओपन इट फॉर इनोसेंट पैसेज। यू सी, बिफोर द वॉर मेरे ख्याल लगता है 130 शिप्स कुड गो इन एंड आउट ऑफ हॉर्मुज। आजकल मेरे ख्याल 3 या 5 या 7 शिप्स ही जा रही हैं। तो दैट मीन्स ईरान का कंट्रोल इसमें है। जो परमिशन ईरान देता है किसी शिप को, वही शिप जा सकती है, और कोई शिप नहीं जा सकती। तो ये बड़ा ज़रूरी है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि वो इसको खोले। मेरे ख्याल आज शाम या कल तक हमें पता चल जाएगा whether they have been successful or not. जी। सर सऊदी और पाकिस्तान के बीच में अब लेटेस्ट क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि वो अपने आर्मी भेज रही है, तो क्या सऊदी के बिहाफ पर ईरान में लड़ने जाएगा पाकिस्तान? जी। ये एक्चुअली आर्मी नहीं भेजी, उन्होंने एयरफोर्स एलिमेंट्स भेजे हैं जो ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में दे हैव बीन बेस्ड ओवर देयर। सो एयरफोर्स भेजा अभी तक, पहले भेजे थे उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हुथीज, बट अब उन्होंने एयरफोर्स भेजे हैं। तो इसी पाकिस्तान बड़ा बैलेंस हमेशा करता है, इट प्लेज बोथ साइड्स। तो ईरान विल नेचुरली बी अपसेट कि आपने सऊदी को एयरफोर्स भेजी है हमारे खिलाफ, बट एट द सेम टाइम चाइना ने ना हथियार भेजे हैं ईरान को। ईरान को, यस। हाँ, एंड दे हैव सेड थ्रू अ नेबरिंग कंट्री। अब नेबरिंग कंट्री सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकती है। तो पाकिस्तान इधर चाइना की मदद कर रहा है, उधर यूएस की भी कर रहा है।
हाँ, जी तो इधर वहां पे सऊदी पे भेजे और यहाँ पे ईरान को चाइनीज वेपन्स भेज रहा है, तो दोनों को ये बैलेंस कर रहा है। पर कभी ना कभी तो इसकी चालाकी पकड़ी जाएगी, क्योंकि यूएस ने कहा है, ये नहीं कर सकते कि आप ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हो, चाइना सप्लाई कर रहा है, तो चाइना डायरेक्टली नहीं कर रहा, चाइना इज ऑल्सो स्मार्ट, दे आर गिविंग टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान आगे क्योंकि इतना बॉर्डर है, थ्रू दैट। अच्छा, दिस इज ए रिपोर्ट, आई कांट कंफर्म इट, दैट पाकिस्तान So ने this इनको, this report is there because Trump has warned China against supplying weapons हाँ, uh, to Iran. ईरान, So या, there is truth to it. जी तो इट विल कम थ्रू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान दोनों को बैलेंस करे। सऊदी, इसी पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो सऊदीज के साथ जाता है तो जो 20-25% शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, दे विल बी अपसेट, और दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, गिलगित बाल्टिस्तान में है, कराची में है, पंजाब में है, सो दे विल बी अपसेट। सो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि वो अपनी शिया पॉपुलेशन को प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम हो। बट इट ऑल्सो हैज टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया, उनका डिफेंस पैक्ट है, एंड सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग देम, हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफैक्टर। और कल मेरे ख्याल yesterday या डे बिफोर, सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर वाज इन पाकिस्तान, और आज की रिपोर्ट थी दैट सऊदी एंड ओमान विल टुगेदर सप्लाई $6 बिलियन टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का मकसद तो हल हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिल जाएंगे, आईएमएफ की कंडीशन बन जाएगी, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट भेज दिए, और ईरान को खुश करने के लिए चाइनीज वेपन्स भेज दिए। सो इट इज वाह अगेन, दोनों नाव में सवार, क्या बात हाँ है। बिल्कुल। बट इट इज ऑलवेज, इट वाज सपोर्टिंग तालिबान मुशर्रफ के दौर पे, सपोर्टिंग तालिबान, बट ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएस वॉर ऑन टेरर। सोवियत यूनियन जब था अफगानिस्तान में, it was fighting against the Soviet Union, but also building up the most radical मुजाहिदीन, हिकमत यार, कि हिकमत यार बाद में काबुल में ले लेगा रादर देना कोalition। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज, ये हमेशा कोशिश करता है, अभी तक तो ये बचा रहा है, हालांकि लोग जानते हैं कि ये कर रहा है, बट अभी तक वो बचा रहा है, आगे जाके देखते हैं इज इट सक्सेसफुल अगेन और नॉट। राइट सर, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का ये काफी बयान आया है। He says, despite its 240 years of history, the United States has only managed to spend 16 years without war. तो चाइना इस वक्त खुलकर यूएस के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर चुका है। The things are only escalating सर, डाउनवर्ड नहीं जा रही है। एक्चुअली ये दोनों दे आर जॉकिंग फॉर पोजीशन, क्योंकि मई में देयर इज अ मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो दोनों अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरे को वो फिंगर कर रहे हैं कि जब मीटिंग करेंगे तो कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, इट्स अ नैरेटिव बिल्डिंग। अब जैसे उसने भी कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑल्सो अक्यूज चाइना ऑफ सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान, इसने भी कुछ बोल दिया। तो इन द रन अप टू देयर मीटिंग, देयर समिट मीटिंग इन मे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और आगे चल के भी होंगी। सर सूप हंसे तो हंसे, छलनी हंसे जिसमें 72 छेद। छलनी होती है जिसे आटा छालते हैं। आज टर्की का बयान आया है, बड़ा मजेदार। टर्की इज वार्निंग इजराइल कि आप इस रीजन में पीस ट्रीटी नहीं आने दे रहे हैं, नहीं तो वील आल्सो बी फोर्स टू ज्वाइन सम ऑफ द अदर साइड। अब टर्की है नेटो का मेंबर, बट वो वार्निंग दे रहा है इजराइल को। हाउ डज इट गो यहाँ से आगे? जी इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। यूएस अभी तक तो नेटो का मेंबर है, कल पता नहीं वो निकल भी जाए एज फ्रॉम नेटो, एज द वे प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज बीन badgering NATO. So, but टर्की का बयान इज, टर्की इज ट्राइंग टू शो, इसी टर्की भी चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी लीडरशिप हो। इट इज ट्राइंग टू पिच इटसेल्फ एज अ लीडर। अच्छा, तभी ये इस्लामिक नेटो की बात करते हैं, तो इस्लामिक नेटो बनता इसलिए नहीं है क्योंकि लीडर कौन होगा। सऊदी अरेबिया कहता है भाई आई एम द कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स, पाकिस्तान कहता है भाई न्यूक्लियर वेपन तो मेरे पास है, आई शुड बी द लीडर। टर्की कहता है कैलिफेट का तो वारिस मैं हूं, आई शुड बी द लीडर। तो ये आपस में
they keep one-upmanship. And Turkey is trying to press that I am the leader of the Islamic world. So it keeps trying to threaten Israel. So, but I don't think so. It is वो जो अगर यूएस उसको इजराइल को बोल रहा है कि यार तू चुप कर, डोंट डू एनीथिंग विद लेबनान, लेट द टॉक्स बी हेल्ड, और इजराइल यूएसए की बात नहीं मान रहा, तो यू थिंक इजराइल टर्की की बात मानेगा? इट विल नेवर. जो सी ऑफ ऑल द कंट्रीज जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो तो है इजराइल. अगर इजराइल अपनी सिक्योरिटी पे तवज्जो ना दे तो बाकी जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो तो कब के इसको खा जाते. तो इजराइल वही करेगा और सारे कंट्रीज में उसके ही ऑब्जेक्टिव्स एब्सोल्युटली क्लियर हैं. इट डज नॉट वांट ईरान टू बी एनीवेयर क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन्स. इट डज नॉट वांट ईरान टू हैव एनी बैलिस्टिक. इट इज वेरी क्लियर. यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स कहीं पता चलता है कहीं नहीं है. यू डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट. सो इवन इफ टर्की थ्रेटन्स इजराइल, इजराइल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप म्यूट पर हैं. Can you hear, sir? Am I audible? Now you're audible. Erdogan का direct statement ये था, if Israel doesn't stop playing with fire and creates hurdles for peace process in the region, we will make sure Israel learns a good lesson. मतलब ये औकात से बाहर चली है. Turkey threatening Israel looks like a comedy show. Any attack on Lebanon and Iran now will be considered attack on will be considered an attack on Turkey. अरे क्या बात है, बड़ा दिल पसीज गया सर जी. तो ये भी सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर ले. जो पाकिस्तान और सऊदी का वही है ना, an attack on one is considered an attack on the other. But then he'll have to stop dreaming about being the Khalifa of the world. ये भी तो एक फैक्ट है, बिकॉज तब आपको वहां से निकलना पड़ेगा. सऊदी अरेबिया की तो ऐसी कोई मंशा ही नहीं है कि मुझे खलीफा बनना है. वो ऑलरेडी खलीफा है, उन्हें बनने की जरूरत ही नहीं है. इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंस इन आई एम द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क. आपने बाकी ने जो कहना है वो कहते रहें. तो मुझे लगता है ये सिर्फ धमकी है. टर्की विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट नोज उसकी जो रेपरकशंस होंगे उसके खिलाफ, both from the NATO side, from US, from Israel, of course. So, और ये बीच में he wants to show his relevance कि मैं भी important हूँ, आप मुझे इग्नोर मत करो. Right, हाँ. So मतलब ये कि भाई सबको कोई मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा है. कोई क्यों नहीं टर्की के बारे में बात कर रहा है? We are also a threat to Israel. So that is like सबके क्योंकि वो लगता है ना जैसे वो नॉर्थ कोरिया के सब मीम्स बड़े अच्छे आते हैं. Everybody is talking about nuclear weapons, but nobody is talking about North Korea and its nuclear weapons. Why? तो वो बड़ा अपसेट है. बिल्कुल. तो कुछ वैसी फीलिंग अभी लगता है टर्की को आनी शुरू हो गई है. सर, why is Pak so interested in being mediator? हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है. ये जो वॉर का इम्पैक्ट है ये पाकिस्तान में कितना डीपली इफेक्ट कर रहा है जी? एक्चुअली इट बहुत, इवन दो पाकिस्तान इज नॉट अ डायरेक्ट what do you call party in the war, it is affected for two reasons. One, it is the neighbor of Iran. तो जो भी स्पिलओवर होगा ईरान से, और अगर यूएसए ने कुछ अटैक प्लान किया है अगेंस्ट ईरान, इट विल कम फ्रॉम देयर. दूसरा कि जो ऑयल है, एनर्जी है, पाकिस्तान इंपोर्ट्स अबाउट 80%, 80% की जो ऑयल और गैस है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, एंड थ्रू द गल्फ, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज. सो अगर स्ट्रेट में ब्लॉकेज हो, अगर पाकिस्तान अपनी वहां से शिपमेंट्स नहीं ला सका, तो 2 weeks में इट विल हैव अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव स्टोरेज कैपेसिटी. उसके पास 2 हफ्तों से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है. तो अगर वो स्टोर नहीं कर सकता और उसको रेगुलर बेसिस पर शिप्स नहीं आई, तो देयर विल बी अ ह्यूज एनर्जी क्राइसिस. जिसे आप देखो, ऑलरेडी पाकिस्तान इन अर्ली मार्च दे इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 55 रुपीज. उसके बाद उन्होंने 137 रुपए से
अपनी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी। 1 लीटर पाकिस्तान में एट वन टाइम वो तो बहुत 450 रुपये, फिर उनको थोड़ा बहुत घटाया, उसको 350 के 370 रुपये पर लीटर आ गया था। तो एनर्जी बहुत, पेट्रोल और सिमिलरली गैस, एक गैस सिलेंडर की प्राइस 3,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है एक सिलेंडर की प्राइस गैस की। तो क्योंकि दोनों चीज़ें ऑयल और गैस पाकिस्तान स्टोर नहीं कर सकता, तो उसको रेगुलर बेसिस पर शिप्स चाहिए, और अगर इस पे कोई रुकावट हो जाए, कोई सप्लाई में डिसरप्शन हो, तो पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर क्योंकि डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो जो फूड स्टफ्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट हैज कम अप इन अ वेरी बिग वे। तो प्राइसेस ऑफ फूड हैव गॉन अप, और इन्फ्लेशन जो एक वक्त कंट्रोल कर दिया था, अब 10% के करीब पहुंच गया है, और लोग समझते हैं अगर पेट्रोल और ऑयल की कीमत ज़्यादा बढ़ी तो इन्फ्लेशन विल गो अप टू नियरली 30%। तो इस तरह से इस जो हो रहा है गल्फ में, तभी पाकिस्तान बड़ा कीन है कि ये सीज फायर हो, लड़ाई रुके और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोले, तो हमारी रेगुलर शिपमेंट्स जो है वो आए और हमारी प्राइसेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो। तो मतलब पाकिस्तान इस वक्त वैसे भी आटे दाल चावल के लिए भी मोहताज हो रखा है, मैंने सुना है, पहले से हालत बुरी है, तो दिस इज पहले से इम्पैक्टिंग डबल। और होगी अगर ये खुली नहीं, अगर ये डिसरप्शन रही और डीजल की कीमत और बढ़ी, पेट्रोल की कीमत और बढ़ी, और वो शिप भी थी, पाकिस्तान ने अपनी इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की कि ऑयल स्टोरेज बनाए। इसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व 15 दिन के हैं, अगर 15 दिन तक वो नहीं आई शिप्स रिफाइन करने के लिए, रिफाइनरीज में स्टोरेज के लिए, सो द होल प्रोसेस गेट्स डिसरप्टेड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच।